हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले साइड में जो एक्टिविटी दिया हुआ है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। तो इसमें बता रहा कि हम लोग को एक स्मॉल कलर्ड पेपर लेना है, पेपर का टुकड़ा लेना है, उसको एक बीकर में डाल देना है जो कि आधा पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। एक बीकर रहना चाहिए, वो आधा पानी से भरा हुआ रहना चाहिए, और उसमें हम लोग को ये पेपर को डाल देना है। अब इस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर खड़ा कर देना और उसको हीट करना है नीचे से विद द हेल्प ऑफ हीटर। जैसा कि आप देखिएगा ना कि जब जैसे जैसे वाटर गर्म होगा ना, तो पेपर का जो प्लेट होगा वो ऊपर आ रहा होगा। ओके। और जैसे कि वाटर वापस ठंडा हो रहा होगा तो वापस डूब रहा होगा। तो हमारा जो मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है ना, वो भी सिमिलर मैनर में ही काम करता है। ओके। तो यहाँ पे दिया हो गया। अब लिथोस्फेयर प्लेट क्या होता है ये देख लेते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट तो अर्थ क्रस्ट होता है ना, वो काफ़ी सारा सेवरल लार्ज स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स में टूटा हुआ रहता है, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन फ्लोर पे भी होता है ना, उसको हम लोग लिथोस्फेयर प्लेट्स बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करें तो आपको ये सब समझ में आएगा कि ये सब टर्म की वजह से हम लोग ये समझा, पहले क्यों समझा दिए। तो जो लिथोस्फेयर होता है ना, वो काफ़ी सारे प्लेट्स में टूटा हुआ होता है, उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। अब आप लोग को ये जान के काफ़ी सरप्राइज होगा कि ये जो प्लेट्स होता है ना, ये स्लोली स्लोली मूव करते रहता है, और हर ईयर फ्यू मिलीमीटर ये मूव करता भी है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ना कि जो हम लोग का जो मॉल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ के अंदर, वो मूव करते रहता है। अब जो मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जैसे कि हम लोग एक्टिविटी में देखेंगे आगे कैसे मूव करता है। अब जो ये जो मूवमेंट होता है ना ये सब प्लेट्स का, इसके कारण जो होता है अर्थ पे भी होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके। तो अर्थ पे क्या होता है ना कि अर्थ जो है वो दो तरीके के मूवमेंट से में बटा हुआ है। वो दो मूवमेंट क्या होता है? इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है? इन मतलब होता है कि अंदर से। तो ऐसा फोर्स जो अर्थ के अंदर से आता है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उन लोग इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और वैसा फोर्स जो अर्थ के बाहर से आता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एक्स मतलब हो ही गया बाहर, और इन मतलब अंदर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फ्लोचार्ट में बनाया हुआ है कि अर्थ मूवमेंट जो होता है इंडोजेनिक एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में क्या होता है? सडन फोर्सेस होता है, और एक डाइस्टोरिक फोर्सेस होता है, जो बिल्डिंग माउंटेन्स हो गया। सडन फोर्सेस में अर्थ वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स आ गया। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम लोग जैसे इरोजन, डिपोजिशन, रिवर, विंड, सी केव्स, ग्लेशियर्स, ये सब हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे क्या है? इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। अब जो इंडोजेनिक फोर्स होता है ना, कभी कभी सडन मूवमेंट तो प्रोड्यूस कर देता है, और कभी कभी वो प्रोड्यूस करता है तो स्लो मोशन में प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग को उतना पता भी नहीं चलता है। अब सडन मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, तो ये होता है जिसके कारण काफ़ी मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है और सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाता है जब भी वोल्केनो फटता है या फिर भूकंप आता है। तो अब वोल्केनो क्या होता है? तो पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो देख लेते थे। इंडो मतलब इनसाइड, जैसे कि बताए थे। एक्सो मतलब ऑक्साइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिन तो वही होता है। तो इंडोजेनिक ऑक्सीजनिक वर्ड ऐसे इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं वोल्केनो एक वेंट होता है, ओपनिंग होता है, एक मुंह जो कि अर्थ क्रस्ट, जिसके थ्रू जो मोल्टन मटेरियल होता है बाहर होता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो वोल्केनो जो इस तरह से होता है। अब इस तरह से होने का कारण क्या है ना, कि इसका जो ये वेंट है ना, ओपनिंग है ना, वो अर्थ क्रस्ट पे रहता है। अर्थ का जो क्रस्ट है ना उसके ऊपर रहता है। अब इसके कारण जो वोल्केनो से क्या बाहर निकलता है? लावा बाहर निकलता है। तो मोल्टन मटेरियल जो बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं, लावा को। ओके। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मैग्मा चैम्बर दिया हुआ है, जहाँ से लावा जो है वेंट की तरफ बाहर निकल रहा है। ओके। और ऊपर से गैसेस एसेस बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या है देख, तो उसी तरह जो सिमिलरली लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, वही सॉरी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, वही मूव करते रहती है, जिसके कारण अर्थ जो है वाइब्रेट करता है। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ना, ये पूरे अर्थ पे के अराउंड चला जाता है। ओके। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है ना, वो मूव करते रहता है, और इस मूवमेंट से क्या होता है ना कि एक वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक होता है। और अर्थक्वेक क्या होता है ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। तो जो प्लेस होता है ना क्रस्ट में, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लीजिए कि हम यहाँ पे जो ये और पार्ट है ना, फोकस, यहीं से वाइब्रेशन जो होता है, मूवमेंट वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग इपिक सेंटर को देख रहे हैं।
ये वाला ये पोर्शन जो एपिक सेंटर है, तो द प्लेसेस ऑन विच द सरफेस अबव फोकस, मतलब कि जो वैसा प्लेस जो फोकस के काफ़ी पास है या फोकस के काफ़ी फोकस के ऊपर है, उसको हम लोग एपिक सेंटर बोलते हैं। और वाइब्रेशन जो ट्रैवल करता है ना, वो एपिक सेंटर से ही थ्रू एज अ वेव बन के वो ट्रैवल करता है। जो भी जो पार्ट होता है ना, जो एपिक सेंटर काफ़ी क्लोज होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। और जैसे जैसे कि जो सेंटर से दूर होते जाता है ना वाइब्रेशन, वैसे वैसे अर्थक्वेक जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। अब लोग इसको अच्छे से फिगर की मदद समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे फोकस के कारण क्या होगा ना कि यहाँ पे और ऑब्वियसली यहाँ पे जो है यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसके ऊपर क्या था, एपिक सेंटर के बारे में हम लोग पढ़े। अब एपिक सेंटर के जो एरिया पास होता होगा ना, वहाँ से एपिक सेंटर के ये सब एरिया पास है, तो यहाँ जो है ना होगा ना, वो जो अर्थक्वेक होगा उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा। बट जैसे जैसे हम लोग इस एरिया से यहाँ पे दूर जाते रहेंगे ना, उसका जो अर्थक्वेक का जो प्रभाव रहेगा वो कमते चला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे फिर हम लोग एक बॉक्स में देखते हैं कि अर्थक्वेक का टाइप जो होता है 3 तरह का होता है, पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और एल वेव को सरफेस वेव बोलते हैं। अभी तो आपके लिए एग्जाम्पल प्रैक्टिस ऑब्वियसली इसको डीप में जाना तो ज़रूरी नहीं है, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अब यहाँ होता है कि ऑल्दो जो होता है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बट इसका कुछ होता है कि इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जैसे कि जैसे कि कोई कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन है, वो क्या चाहिए कि वहाँ का जो पीपल होता है ना लोकली, वो देख लेता है कि जो उन लोग एनिमल को पढ़ना स्टार्ट करता है, एनिमल का बिहेवियर होता है ना उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे फिर जो होता है ना पॉइंट्स में वो एगिटेटेड मतलब अकबका जाता है। अब स्नेक जो होता है ना स्नेक जो लैंड के अंदर होता है ना वो सरफेस पर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये केस स्टडी दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप लोग को हम बता दें जिसमें करना है क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। जैसे भुज में अर्थक्वेक आया था तो उसके बारे में 6-7 पॉइंट दिया हुआ है। अब उसको आप लोग अरेंज करके लिखना है। ओके, अब हमने यहाँ पे बता देते कि अर्थक्वेक डू यू नो से देख लेते हैं। तो अर्थक्वेक होता है ना, वो मेजर किया जाता है कि मशीन से, जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये जो होता है, अब एक रिसर्च क्या होता है जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ओके, अगर अर्थक्वेक का जो होता है ना वो 2.0 के कम है तो वो काफ़ी छोटा अर्थक्वेक है। अगर 5.0 है तो वो कुछ चीज़ को नुकसान कर सकता है, जैसे कोई चीज़ गिरा सकता है। बट अगर 6.0 हायर मैग्नीट्यूड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और 7.0 है, तो अर्थक्वेक जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस का यहाँ पे देखिए कि हम लोग अर्थक्वेक के टाइम प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। तो सेफ स्वर्णों की सबसे सेफ जगह अर्थक्वेक के टाइम में क्या होता है, जैसे कि किचन काउंटर पे, जैसे किचन पे जो गैस रखा होता है उसके नीचे जो काउंटर होता है ना उसके अंदर घुस जाना। फिर टेबल और डेस्क, अगर फिर हम लोग कोई कॉर्नर है ना या वॉल का, वहाँ पे खड़ा हो जाना, किसी चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो फायर प्लेसेस या फिर जो चिमनीज़ का एरिया है, ईटा भट्टा का जो होता है ना, ईटा का भट्टा, उस वो सब का एरिया है ना, उससे दूर रहो। विंडो से दूर रहो, मिरर से दूर रहो, और पिक्चर फ्रेम जो दीवार पर टंगे हुए होते हैं उस सब से दूर रहो, क्योंकि ऐसा पता नहीं भूकंप आया वो पिक्चर आपके ऊपर गिर गया। और ये जितना हो सके ना अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस चीज़ को फैलाओ और अवेयर करो। अब हम लोग यहाँ पे मेजर लैंडस्केप देख रहे हैं कि तो लैंडस्केप होता है ना वो कंटिन्यूसली वॉर्न होता है। तो वॉर्न होता है 2 प्रोसेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है ना कि जो हम लोग वेदरिंग मतलब कि जो रॉक्स होता है ना अर्थ सरफेस का, उसको जो छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा हो जाता है, वो टूटता है, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन मतलब हो गया कि जो वियरिंग अवे लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, मतलब कि जो जैसे कि यहाँ पे ये लैंड है, ठीक। और यहाँ पे ये इसका जो ऊपर का जो पार्ट है ना वो वियर होके, जैसे कि हम दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये इसका ग्रीन कलर का हम दिखा दिए। अब यहाँ से क्या हुआ ना कि यहाँ पे ब्लू कलर से हमने वाटर देखा, वहाँ से वाटर आएगा ना, तो वो जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है ना उसको अपने साथ बहा के लेके चल जाएगा, और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक छूट जाएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। ओके, मतलब कि उससे क्या होता है कि जो लैंड का ऊपर वाला जो होता है सरफेस, वो जो होता है ना वो बह के कहीं चला जाता है यहाँ पे। ओके, बहता कैसे, तो आइस से, विंड से और वाटर से ये चीज़ बहता है। जो इरोडेड मटेरियल होता है जो बह के जाता है ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर या विंड से, और वो कहीं पर डिपोजिट हो जाता है। इसको इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। जिसका डिपोजिशन होता है काफ़ी तरह का डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होता है सरफेस अर्थ पे, वो क्रिएट कर देता है। अब रिवर, अब वर्किंग ऑफ रिवर देख लेते हैं। तो जो रनिंग वाटर जो होता है ना रिवर से जो इरोड्स होता है लैंडस्केप के थ्रू। ओके, तो जब रिवर टम्बल्स मतलब होता है गिरना, फॉल। जब रिवर का जो वाटर होता है गिरता है कोई कोई ऊंचाई का, हाँ, कोई हार्ड सरफेस के हेल्प से,
ऐसे समझते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रनिंग वाटर होता है ना रिवर का, वो बहते चला जाता है लैंडस्केप के थ्रू। बट वो जब कोई रिवर का वाटर जब ऊंचाई से गिरता है ना किसी हार्ड रॉक पे, तो वो एक वैली क्रिएट करता है, जिसको जिसको हम लोग मतलब वाटरफॉल बोलते हैं, एक वाटरफॉल का फॉर्म कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर से क्या हो रहा है कि देखिए वाटर है वो नीचे आ रहा है, हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक दिया हुआ है, वो से नीचे गिरने के बाद जो वाटर बन रहा है वो हम लोग को उसको वाटरफॉल बोलते हैं। ओके। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत सारे वाटरफॉल्स है, थाउजेंड्स में वाटरफॉल है इस वर्ल्ड में। जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ऊंचा वाटरफॉल है हाईएस्ट, वो है एंजल फॉल्स, जिसको हम जो कहाँ है, वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। उसके बाद एक नाइजेरिया वाटरफॉल्स है जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर विक्टोरिया वाटरफॉल है जो कि बॉर्डर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अफ्रीका में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिवर्स जो होते हैं ना, जब वो प्लेन्स में इंटर करते हैं ना, तो वो ट्विस्ट और टर्न फॉर्मिंग लेने लगता है, जैसे कि ऐसे कि जिसको हम मेंडर बोलते हैं। मतलब कि वो ऐसे ऐसे मुड़ने लगते हैं, जब ट्विस्ट होने लगते हैं, ट्विस्ट और बेंड, तो उसको हम लोग मेंडर बोल देते हैं। ओके। तो ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन, अब जैसे क्या होता है ना कि जो कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन होता है ना जो मेंटर के साइड्स पे, वो काफ़ी ज़्यादा लूप को क्लोज ले आता है। जैसे कि हम लोग इसको आराम से समझते हैं जैसे क्या होता है, जैसे कि ये जो फिगर देखिए, फिगर कैसे समझ रहे हैं कि अब जैसे कि वाटर है, तो वाटर यहाँ से तो ऐसे बह के आ रहा है, अब वो अपने साथ पीछे से जो इरोड भी करके ला रहा है और डिपोजिट भी कर रहा है। तो सपोज कि यहाँ पे जो वो डिपोजिट कर रहा है, तो ये दोनों पास जो जो सरफेस है ना, वो धीरे इसको क्लोज करते हुए क्लोज कर रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो लूप्स है ना वो क्लोज होता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप्स कट ऑफ। अब जो कहीं होता है तो मेंडर का जो लूप्स होता है ना वो कट ऑफ होने लगता है रिवर से, जिसको हम लोग ऑक्सबोल लेक बोलते हैं। कहीं कहीं इतना मतलब कि डिपॉजिट हो जाए कि ये जो पार्ट होता है ना मतलब सब ये अलग बाद में कट के अगर चल जाएगा तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग ऑक्सबोल लेक बोलते हैं। अब एट दैट टाइम रिवर फ्लो ओवरफ्लो, जब ये इस पे यहाँ पे जब यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो इसके आसपास का जो एरिया होता है ना वहाँ पे फ्लड आ जाता है। ओके। अब जहाँ पे फ्लड आता है ना, तो इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे और फाइन और अदर मटेरियल सेडिमेंट्स होता है ना, वो डिपॉजिट होना उस बैंक्स में स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण होता है कि फर्टाइल फूड प्लेन बैठ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग को आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि जैसे कि अब क्या ओवरफ्लो हो गया या फ्लड आ गया, तो जो रिवर्स का मटेरियल होगा वो भी तो बाहर जाएगा। अब वो बाहर जाएगा तो वहाँ पे ये सब काफ़ी फर्टाइल होता है, तो ये जहाँ पे जाकर डिपोजिट होगा ना वो जगह हो जाता है, काफ़ी फर्टाइल हो जाता है, जब हम फर्टाइल फूड प्लेन बोलते हैं। अब जैसे कि ये जो रेस कर देता है बैंक्स को, जिसको हम लोग लीव्स बोलते हैं, जैसे कि ये सब देखिए लीव्स है जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे है, या फिगर में पता चल ये ऊंचे होते हैं। और जैसे कि रिवर अब सी में अप्रोच करता है, जो इसका फॉलोइंग वाटर होता है, इसका जो स्पीड होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो रिवर वाटर होता है काफ़ी सारे स्ट्रीम्स में टूटा हुआ रहता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। अब जैसे कि रिवर स्लो होते रहता है, जैसे कि जब डिपॉजिट होता है अपना लोड में, जैसे कि अपने खुद के डिपॉजिट करता है ना, तो ये इसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का होता है एक ओन माउथ होता है, और जहाँ से द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ, जहाँ से इन लोगों का कलेक्शन होता है ना सेडिमेंट्स का, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सीवीएफ्स का वर्क क्या होता है। तो द वर्किंग एंड डिपोजिशन ऑफ द सीवीएफ्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। जो सीवीएफ्स का जो इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, इसके कारण क्या होता है ना, जो कोस्टल लैंडफॉर्म होता है उसका राइज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग एक एरिया मान लेते हैं, जैसे कि ये कोस्टल लैंडफॉर्म हो गया, ये सी हो गया। तो जब सी का वाटर जब यहाँ पे ऐसे वेव बन के आती है, अभी तो अपने साथ कुछ लेके आ रहा हो, तो यहाँ पे वो जो जमा कर देता है, तो वो जो कोस्टल एरिया होता है वो ऊँचा हो जाता है। अब इसके क्या होता है, जो सी वेव्स कंटिन्यूस ट्राई करता है किसी रॉक पे, तो क्रैक्स डेवलप हो जाता है। और ये जैसे कि क्रैक्स यहाँ पे देखिए डेवलप हो गया है, जैसे एक रॉक है इस पर सी वेव कंटिन्यू अटैक किया है, तो इसके कारण यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे ये हॉलो बन जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग सी रॉक में सी केव फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे गुफा जैसा फॉर्म हो जाता है जो सी केव बोलते हैं। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर, अब जैसे ये जो कैविटी है वो बिगर होते चल जाता है ना, तो उसके ऊपर का सिर्फ ये और छत रह जाता है, और उसके बाद ये जो है सी आर्चेस कहलाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब जो सी वेव्स होता है ना वो रॉक से क्रिएट होता है, तो यहाँ पे सी केव क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद जब रूफ बच जाता है, और उसका सी आर्क वो चेंज होता है। अब उसके बाद भी क्या होता है ना कि ये जो इरोजन होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, और सिर्फ वॉल लिफ्ट कर जाता है,
और वो जो वॉल होता है ना वो टूट के अलग हो जाता है। ओके, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए स्टैक है, तो ये टूट के अलग हो गया, जिसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सोर्स फॉर्मिंग, जब सी वेव होता है जो सेडिमेंट्स को जो होता है वो कोस्टल एरिया पे जाके डिपॉजिट करता है, जिसको हम लोग बीचेस बोलते हैं। अब आइस का वर्क क्या होता है ना, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। अब ग्लेशियर क्या होता है ना कि एक रिवर होता है आइस का, ये भी इरोड करता है लैंडस्केप में बलडोजिंग सॉइल, मतलब वो क्या ना काफ़ी ज़्यादा हेवी मात्रा में जो थोड़ा सॉइल को ये अपने साथ लेके जाता है, और स्टोन्स भी अपने साथ लेकर चल जाता है रॉक में। अब ग्लेशियर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा वो भी हॉलो क्रिएट कर देता है। अब जैसे कि आइस जैसे कि क्योंकि पिघलता है ना, जब मेल्ट कर जाता है तो वो जो ऊपर जो होता है ग्लेशियर तो वाटर से हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक माउंटेन में वो बन जाता है। अब जो मटेरियल जो होता है कोई भी ग्लेशियर कैरी करता है, जैसे रॉक, बिग बिग एंड स्मॉल, फिर सैंड सीड डिप, अब उसको डिप जहाँ पर डिपॉजिट करता है ना उसको हम लोग ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं, यहाँ पे वो उसको डिपॉजिट कर रहा होता है। अब सैंड वर्क ऑफ विंड क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक काफ़ी एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट में, विंड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक रॉक देखते हैं जिसको मशरूम की तरह का दिखता है हम लोग का डेजर्ट में, उसको लोग मशरूम रॉक भी बोलते हैं। तो विंड क्या होता है ना, उसको लोअर सेक्शन को इतना इरोड करता है और अपर वाला पार्ट को वो छोड़ देता है, अपर वाला से तो नीचे लोअर वाला पार्ट को इरोड करता है, जिसके कारण जो उसका बेस होता है वो नैरो हो जाता है, अपर वाला पार्ट उसका वाइड होता है, जिसके कारण हम लोग को मशरूम जैसा नजर आता है। और जब भी विंड ब्लो होता है ना तो वो अपने साथ सैंड का कोई पार्टिकल्स को अपने साथ उठा के लेके चलता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके चल जाता है। और जैसे कि जो वो विंड होता है ना वो ब्लो करना रुक जाता है तो सैंड वहाँ पर गिरता है ना, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर वहाँ पर जब ये डिपॉजिट हो गया ना तो उसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और काफ़ी सारे ग्रेन्स होते हैं सैंड के, जैसे फाइन भी होते हैं, लाइट होते हैं, ये विंड होता है इजीली कैरी कर लेता है और लॉन्ग डिस्टेंस लेके चला जाता है। अब ये सैंड डिपॉजिट होता है तो उसको हम लोग लार्ज एरिया में डिपॉजिट होता है उसको लोएज बोलते हैं, और लो एरियाज में डिपॉजिट होता है तो उनको ड्यून्स बोलते हैं। यहाँ पर सही मिस्टेक हो गया था, लो हिल छूट गया था, तो लो एरिया में ड्यून्स बोलते हैं और लार्ज एरिया में लोज बोलते हैं। और जो लार्जर डिपॉजिट है ना लोज का, वो चाइना में हम लोग को मिलता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिल जाया करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।